हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का विवर्तन। तरंग प्रकाश की का ये एक नया चैप्टर है और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण तो हम लोग जान गए हैं। अब विवर्तन क्या होता है? विवर्तन जो होता है, जैसे व्यतिकरण होता था, व्यतिकरण में केवल दो ही तरंगे आपस में जब जुड़ती थी तब क्या होता था, उजाला और अंधेरा हमको स्क्रीन पर मिला। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा प्रकाश तरंगे जब मिलेंगी तब क्या होगा, ठीक है, कहाँ पर उजाला होगा और कहाँ पर अंधेरा होगा। तो प्रकाश का किसी रेखा छिद्र या अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती। अगर देखा जाए कि कहीं पर कोई गाना बज रहा है, डीजे वगैरह बजता है, तो हम देखते हैं जो ध्वनि तरंगे होती हैं, आवाज़ जो होता है, वो कहीं पर छिद्र है तो उससे मुड़ करके आ जाती है अंदर। आप कमरे में बैठे, खिड़की खोल दीजिए तो खिड़की के किनारों से या एक छोटा सा छिद्र खोल दीजिए, उस सभी ध्वनि तरंगे, सभी ध्वनि की तरंगे जो होती हैं उस छिद्र से जाना शुरू कर देती हैं, मुड़ करके जाने लगती है। और यह होता है ध्वनि का विवर्तन। ऐसे ही है प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। तो जब भी कोई, हमने मान लिया यहाँ पर एक छिद्र किया गया है और यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत रखा गया है, तो विवर्तन ये बताता है कि अगर किनारा कहीं पाएगा प्रकाश तो वो मुड़ जाता है। अब क्योंकि एक तरंग है प्रकाश, और तरंग हमेशा टेढ़ी मेढ़ी ही चलती है। कैसी चलती हैं? टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ठीक है। तो ये प्रकाश सीधा इतने में उजाला नहीं बनता है। अगर हम सामने प्रकाश स्रोत रखेंगे तो इस जो छिद्र है, छिद्र की चौड़ाई भर तो सामने उजाला नहीं बनेगा, वो तो बनता ही बनता है, उससे ज़्यादा बनेगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि यहाँ से प्रकाश मुड़ करके ऐसे चली जाएंगी, यहाँ से जो प्रकाश तरंगे आती हैं वो मुड़ करके चली जाएंगी, तो और इतने भाग में क्या कर देती हैं, उजाला बना देती हैं। तो किनारों से मुड़ना, किनारों से मुड़ना, यही होता है विवर्तन। तो प्रकाश का किसी रेखा छिद्र या अवरोध, ये रेखा छिद्र है, ज़्यादा चौड़ा नहीं, बस पतला है। तरंग दैर्ध्य के हिसाब से ज़्यादा तगड़ी तरंग दैर्ध्य है तो चौड़ा कर देंगे, ठीक है। अवरोध किनारों से मुड़ने की घटना, ये किनारा जैसे ही पाएगा ये मुड़ जाता है, किनारा जैसे ही पाएगा मुड़ जाएगा, यानी इतने भर में उजाला हो जाता है। और यही कहलाता है, अगर आप घर में छिद्र कर दीजिए एक छोटा सा, तो देखते हैं उजाला जब सामने दीवार पर बनेगा तो ज़्यादा चौड़ा बनेगा, छिद्र से ज़्यादा चौड़ा, बस वो ही होता है विवर्तन, ठीक है। अब जैसे प्रकाश दरवाजों व दीवारों के किनारों से टकरा कर या कोनों से टकरा कर विवर्तित हो जाता है, यानी फैल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि एक कोई यहाँ पर एकवर्णी प्रकाश स्रोत, एकवर्णी प्रकाश स्रोत मतलब सोडियम लैंप हो गया, पीले रंग का प्रकाश स्रोत, जैसे बल्ब पीले रंग का जो होता है। अगर श्वेत प्रकाश स्रोत लेंगे तो होगा क्या, बस इतने भर में क्या होगा, इतने भर में श्वेत यानी कि श्वेत प्रकाश का उजाला आएगा, बाकी अलग अलग जो है कलर वाले आ जाते हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न बन जाता है कलर का। तो अगर यहाँ पर एकवर्णी प्रकाश स्रोत लिया गया है तो एकवर्णी प्रकाश स्रोत से तरंगे चारों ओर निकलेंगी, क्योंकि तरंग का चैप्टर पढ़ना है तो तरंगों की बात करेंगे, किरणों की बात नहीं करेंगे। तो तरंगे जब चारों ओर निकलेंगी तो सामने एक छिद्र किया गया है, इस छिद्र पर जो तरंगे आएंगी, इस छिद्र पर जो तरंगे आएंगी वो समान कोण पर आएंगी, यानी कि यहाँ पर एक तरंगाग्र बन जाएगा, समान कोण पर आ रही है ना। तो ये पृष्ठ जब मिलाएंगे, इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे आपस में तरंगों को, या कह सकते हैं इस पृष्ठ पर जितने भी तरंगे आएंगी समान कोण के साथ आ रही हैं, तो इसीलिए क्या कहा जाएगा, इसको तरंगाग्र। और तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु होंगे वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करती हैं। ये एक प्रकाश स्रोत, खुद एक प्रकाश स्रोत बन गए। अब इनसे उजाला आगे की ओर जाएगा, क्योंकि ये बिंदु प्रकाश स्रोत हैं तो हमेशा तरंगाग्र, इनसे जो प्रकाश तरंगे निकलेंगी वो गोलीय होंगी। बिंदु प्रकाश स्रोत, बिंदु गोलाकार होता है तो गोले से गोलाकार तरंगे निकलेंगी, ये ऐसे, यानी कि ये प्रकाश तरंगे ऐसे जाती हुई बढ़ करके जाती, इसीलिए क्या हो जाता है, फैल करके प्रकाश जाता है। और ये प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा है, ठीक है। विवर्तन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला है फ्रॉनहाफर विवर्तन, ठीक है, और दूसरा होता है फ्रेस्नेल या फ्रेनेल विवर्तन। होता क्या, जब हम
प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत और ये जो पर्दा लगा हुआ है, प्रकाश स्रोत और पर्दा बहुत अधिक दूरी पर हो, अनंत दूरी पर हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन। और जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी सीमित हो, फिक्स्ड हो, ज्यादा दूरी पर ना हो, तो उसको कहते हैं फ्रेस्नेल या फ्रेनेल विवर्तन। तो फ्रॉनहोफर विवर्तन जब प्रकाश स्रोत व पर्दे अनंत दूरी पर हो तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। नोट, इसमें क्या होता है, एक या दो लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी समझाएंगे इसका पैटर्न। और ये फ्रेस्नेल विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत व पर्दे सीमित दूरी पर हो, सीमित या निश्चित दूरी पर हो, तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन, इस पर्दे पर जो भी पैटर्न प्राप्त होगा उसे क्या कहा जाता है, फ्रेस्नेल या फ्रेनेल विवर्तन। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, दो लेंस लेते हैं, एक पहला लेंस L1, दूसरा लेंस L2। L1 लेंस छोटा ले रहा है क्योंकि ये उजाले के पास रखा गया है। ठीक है, उजाले के पास रखा गया है, ऐसे यहाँ प्रकाश स्रोत के पास रखा गया, बहुत समीप रखा गया। अब हमको पता है, अब L1 लेंस के जो L1 लेंस में दो फोकस होते हैं, F1 और F2। F1 बाईं ओर होता है उत्तल का और F2 दाईं ओर होता है। ठीक, तो L1 लेंस का जो प्रथम फोकस F1 है, उसके फोकस पर हम रखते हैं प्रकाश स्रोत, बल्ब वहीं पर रख देते हैं। ठीक, अब हमको पता है अगर किसी लेंस के प्रथम फोकस पर हम रख देते हैं प्रकाश या कोई भी चीज रख देते हैं, वहां से जो भी प्रकाश, अब भाई यहाँ पर प्रकाश स्रोत रखा गया, अब यहाँ से प्रकाश तरंगे निकलेंगी तो चारों ओर जाएंगी, लेकिन जो लेंस की तरफ आएंगी वो क्या हो जाएंगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। यही तो परिभाषा बताए, अगर किसी लेंस के प्रथम फोकस पर हम रख देते हैं कोई भी प्रकाश स्रोत या वस्तु, तो उससे जो भी प्रकाश तरंगे या किरणें निकलती हैं वो अपवर्तन के पश्चात लेंस उसको अपवर्तित करते के क्या कर देता है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष एक समांतर हो जाते हैं। अब यहीं पर एक लगा दिया गया, अभी हम नहीं लगाए हैं, बाद में लगाएंगे। बाद में यहाँ पर स्लिट यानी झिर्री या अवरोध लगाएंगे, वो बाद में लगाएंगे, देखेंगे। अभी ये प्रकाश तरंगे एक दूसरे के समांतर हो गई। अब यहाँ पर एक L2 लेंस लगाया गया। L2 लेंस कैसा है, उत्तल है। उत्तल लेंस क्या करता है, अगर उत्तल लेंस या उत्तल लेंस का काम होता है, अगर किसी बिंदु से प्रकाश तरंगे निकल रही है और वो अगर फोकस बिंदु है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश तरंगों को, किरणों को समांतर कर देता है। और एक खास बात, अगर समांतर है तो वो एक बिंदु पर फोकस कर देता है, वो एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है प्रकाश तरंगों को, और वो होता है उसका द्वितीय फोकस। L2 का द्वितीय फोकस F2 है और L1 का प्रथम फोकस F1 है। ठीक, तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस L2 लेंस के कारण, L2 क्या करता है, उत्तल क्या करता है, प्रकाश को इकट्ठा करता है। ये फैल रही होती है, इसको इकट्ठा करके समांतर करता है। समांतर आ रही है, इनको इकट्ठा करके अपवर्तित करके जिस बिंदु पर एकत्रित करता है, इकट्ठा होती है, उसे कहते हैं लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठा होती है, एकत्रित होते हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। या लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या निकलने वाली प्रकाश तरंगे अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाए, वो कहलाता है प्रथम फोकस। तो ये प्रकाश तरंगे, अगर ये स्लिट, छिद्र, अवरोध जो होता, और ये छिद्र है, ये अवरोध अगर ना होता तो ये प्रकाश तरंगे लेंस पर अपवर्तित होकर के कहां पर पड़ती, आकर के ऊपर। भाई बहुत सारी प्रकाश तरंगे जाएंगी, कोई जरूरी है जितनी हमने दिखाई उतनी ही जाए, बहुत सारी जाएंगी, प्रकाश स्रोत है तो इतनी हमने केवल 100 की है। तो ये सभी प्रकाश तरंगे जो बीच वाली आ रही हैं, ये क्या करेगा, उत्तल लेंस इसको एक जगह इकट्ठा करेगा, यानी सेंटर पर इकट्ठा करेगा, पर्दे के सेंटर पर। देखिए पूरा सेंटर ही पर है। ठीक है, अगर यहाँ अवरोध लगा देते, अवरोध नहीं लगाया तो पूरी तरंगे यहाँ पर आ रही, यानी यहाँ बहुत उजाला होगा, उजाला सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए कहा जाता है इसको उच्चिष्ट। क्या कहा जाता है, मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये सेंटर पर है पर्दे के, तो इसीलिए इसको बोला जाता है केंद्रीय। तो केंद्रीय जो स्थिति होती है वो उच्चिष्ट होती है, यानी प्रकाश की तीव्रता वहां सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यानी संपोषी आने वाला है, कहने का मतलब उजाला आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक अवरोध लगा दिया जाए,
तो ये प्रकाश तरंगे क्या जा पाएंगी अंदर? नहीं जा पाएंगी, क्योंकि यहाँ रुकावट हो गई, लग गई। अब ये प्रकाश तरंगे नहीं जा पाएंगी इधर, लेकिन इसके किनारों से ये निकलने का प्रयास करेंगी। यही चीज तो है ना, प्रकाश तरंगे जो होती है वो किनारों से निकलने का प्रयास करती हैं। जैसे ध्वनि जो होता है, छोटा सा भी छिद्र पाएगा तो सभी ध्वनि तरंगे उसी से निकलना शुरू करेंगी। तो इसी छिद्र से सभी प्रकाश तरंगे निकलने की कोशिश करेंगी, क्योंकि हमको पता है प्रकाश में मुड़ने का गुण होता है किनारों से, किसी छिद्र के या फिर अवरोध के। तो ये छिद्र के किनारों से मुड़ जाएंगी। अब मुड़ करके जाएंगे तो हमने क्या किया, ये जब प्रकाश तरंगे, इन प्रकाश तरंगों को एक बिंदु पर फोकस किया, क्या होगा भाई? हमको सब पता ही है, प्रकाश मुड़ करके जाएंगी, छिद्र है, मुड़ करके जाएंगी, यहाँ से मुड़ करके फैलेंगी, आगे फैलेंगी। तो हम चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर जब आ करके रुकेंगी, पॉइंट पी या क्यू पर आ करके जब मिलेंगे, तो यहाँ पर उजाला आएगा या अंधेरा, चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से जो प्रकाश तरंग आ रही उसको हम बिंदु पी पर ले गए, यहाँ पर जो प्रकाश तरंग आ रही उसको हम बिंदु पी पर ले गए, यानी दो प्रकाश तरंगों को बिंदु पी पर हम ले गए। अब चेक करेंगे क्या बिंदु पी पर उजाला या अंधेरा। ठीक है, अब उसके लिए करते क्या है, यहाँ से एक लंब डालते हैं, देखते हैं ये दोनों तरंगे निकलती तो समान कोण से लेकिन पहुंचती अलग अलग कोण से, यानी इसमें कलांतर है और साथ ही साथ पथांतर तो ही देख सकते हैं। जब पथ का अंतर हुआ यानी कलांतर तो होगा ही होगा। देखिए ये वाली कम लंबी तरंग है लेकिन इसका पथ ज्यादा है, तो क्या करेंगे, अगर पथ ज्यादा होगा ऐसे दो तरंगे, तो उसके लिए इस छोटी वाली तरंग से यहाँ पर एक लंब डालते हैं ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। और ये जो दूरी होती है इसी को कहते हैं पथांतर, इन दोनों के मध्य पथ का अंतर। तो वो कितना हुआ, यहाँ से लंब एक डालते हैं बीके। अब ये बीके जो होता है यही हमारा क्या कहलाता है, पथांतर कहलाता है। कितने कोण से डाला गया है, थीटा कोण पर डाला गया। अब ये भी दोनों कोण थीटा होंगे, कैसे होंगे चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा, बीके। ठीक, कितने एंगल पर डाला गया, थीटा एंगल पर। हमको दिखाना क्या ये एंगल थीटा होगा, तो ये चीज तो क्लियर है, ये कितने अंश का कोण है, 90। तो इसको हम जोड़ेंगे, थीटा प्लस एक्स जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 90। अब यहां से देखिए ये वाला कोण कितने अंश का है, ये वाला कोण कितने अंश का है, ये भी तो 90, यानी एक्स और थीटा जोड़ेंगे तो 90 यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये भी 90। अगर इसको निकालना तो इस थीटा को हम वाई नाम दिए दे रहे हैं, चलिए एक्स और वाई को जोड़ेंगे तब ये भी 90 है। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, 90 से 90 कैंसिल, थीटा माइनस वाई बराबर कितना है, 0, यानी वाई का मान कितना हो गया, थीटा। तो वाई भी थीटा है, वाई भी थीटा है। अब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर, तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, ये कोण भी क्या हो जाएंगे, और ये तरंगे भी लगभग एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, लगभग एक दूसरे के समांतर। तो इसलिए ये कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये बात याद रखिए, ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ये कोण ना होता तो ये प्रकाश तरंगे कहाँ पर मिलती, सेंटर पर, यानी केंद्रीय फ्रिंज पर थीटा का मान कितना होता है, 0 अंश होता है। क्लियर है ना बात, थीटा कितने कोण का बनाएगा, 0 अंश का बनाएगा। अब फ्रेस्नेल विवर्तन क्या करते हैं, इसमें स्रोत, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी सीमित रखते हैं। तो इससे एक प्रकाश स्रोत लिया गया, सोडियम लैंप एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, पीले रंग का प्रकाश स्रोत। अब इससे प्रकाश तरंगे चारों ओर निकलेंगी तो फिर सामने की ओर एक लगा दिया गया फ्रेम। ठीक है, फ्रेम में एक छिद्र कर दिया गया है और जिसकी चौड़ाई क्या हमने ली है, ई ली है। बहुत सी बुकों में इसको थीटा भी डी नाम से भी लिखा गया है, जैसे पिछले वाले में वो स्लिटों के बीच की दूरी थी, यहाँ स्लिट की चौड़ाई निकालनी, छिद्र की चौड़ाई क्या है, छिद्र की चौड़ाई हमने ई मानी, वो अलग है, ये अलग है। और कैपिटल डी दूरी पर क्या है, पर्दा। ठीक, और लेंस से देखो जो छिद्र है और लेंस है वो बहुत पास है, तो लगभग जो डी होता है वो F2 के बराबर होगा, द्वितीय फोकस। भाई इसका प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से इसके F2 की दूरी, F1 की दूरी, प्रथम फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से F2 की दूरी, ये किसका प्रकाशिक केंद्र, ये किसका फोकस है, द्वितीय का। तो इसकी F2 की इस लेंस से दूरी क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी, द्वितीय फोकस दूरी। तो D और F2 लगभग आपस में बराबर हो जाते हैं, ये दूरी आपस में क्या हो जाती है, बराबर। ठीक है, F2 और F2 को ही फोकस दूरी बोला जाता है। तो जो फोकस दूरी का प्रयोग होता है वो दरअसल F2 ही होती है, द्वितीय फोकस ही होता है।
तभी तो उत्तल का दाहिनी ओर F2 दाहिनी ओर है तो प्लस, F1 बाईं ओर है तो माइनस। ठीक, अब यहां पर छिद्र A और B के बीच छिद्र की चौड़ाई कितनी ली गई है? E ली गई है। अब हमको पता है बहुत सारी प्रकाश तरंगे यहां से आएंगी, सामने की ओर आएंगी कि नहीं आएंगी? बहुत सारी आएंगी। ठीक, बहुत सारी आएंगी तो ये सीधा चली जाएंगी। वहां लेंस क्या करता था? मोड़ करके सेंटर पर भेजता था। ये सीधा जा करके यहां पर सबसे ज्यादा उजाला लाएंगी। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? यहाँ पर सीधा सबसे ज्यादा उजाला लाएंगी। लेकिन एक चीज हमने और भी पढ़ा है, जो किनारों से जो नहीं आई हैं वो किनारों से मुड़ करके आएंगी। किनारों से मुड़ करके आएंगी तो ये मुड़ करके कुछ ऐसी थोड़ा सा दूर का पैटर्न बनाएंगी, अतिरिक्त उजाला बनता है। ये तो इतना भाग तो बनता ही बनता है, ये चीज हमने बताया था, इतना भाग तो बनेगा ही बनेगा। और भी तरंगे जब जा करके मुड़ करके यहाँ पर पहुंचती तो और ज्यादा उजाला बनता है, यानी उजाले की चौड़ाई बढ़ जाती है, उजाले की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर कितने। अब यहाँ से पहली जो A पर पहली तरंग गई है और जो B पर लास्ट वाली तरंग पहुंची है, उन दोनों को हम बिंदु P पर चेक करेंगे। भाई तरंगे पूरे स्लेट पर जाएंगी, भाई स्लेट पूरी स्लेट पर नहीं जाएंगे, कुछ लास्ट में जा करके नहीं जाएंगे, कुछ दूरी तक जाएंगी और लास्ट में अधिकतम दूरी जब बढ़ जाएगी स्लेट की, बहुत लंबी स्लेट, वो पर्दा बहुत लंबा होता है ना, तो पर्दे के कुछ हिस्सों पर आएगा अंधेरा उजाला, कुछ हिस्सों पर नहीं आएगा। तो जहां तक आएगा उसको हमने लिया है बिंदु P माना है। तो यहाँ से जो पहली वाली तरंग है और जो सबसे लास्ट वाली तरंग हमने मान लिया, टोटल कितनी तरंगे आ रही हैं इसके बीच, A और B के बीच पहुंच रही हैं 100। वैसे 100 से ज्यादा होंगी, अनंत होती हैं, अनंत प्रकाश तरंगे यहाँ पर मिलती हैं। A और B के बीच कितनी प्रकाश तरंगे आती हैं? अनंत आती हैं। उसमें 2 ही प्रकाश तरंगों को लिया जाता था, तभी अनंत आती है। तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा और वो बदलाव नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अनंत आ रही है पहली वाली, हमने मान लिया टोटल कितनी है, अनंत ना होकर के 100 है। तो पहली और 100वीं वाली बिंदु P पर हम इकट्ठा करेंगे। तो पहली और 100वीं वाली में कुछ ना कुछ तो पथांतर होगा। पथांतर के लिए यहाँ से जो तरंग गई और यहाँ से जो तरंग गई उसके बीच, उसके लिए हम क्या खींचते हैं, यहाँ पर एक लंब डालते हैं। कितने कोण पर डालते हैं? थीटा कोण पर। अभी हमने बताया ये थीटा है तो ये कोण भी और ये कोण भी आपस में क्या होते हैं? अब थीटा होते हैं। ये कोण थीटा तो ये भी थीटा, और ये आपस में बराबर होते हैं, एकांतर या संगत कोण होता है जिसको कहते हैं। अब कुछ लास्ट वाली चीजें देखते हैं, ये चीज याद जरूर करिए क्योंकि इनका यूज आगे वाले वीडियो में है। समपोषी वितरण का पथांतर n लैम्डा होता है, n का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। विनाशी वितरण का पथांतर 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है। बहुत से बुकों में 2n+1 लैम्डा बाई 2 है। अगर +1 होगा तो n का मान 0 से शुरू होगा, लेकिन अगर -1 है तो n का मान 1 से शुरू होगा। ठीक है, तो इसके लिए पथांतर क्या आता है? 0 आता है, लैम्डा आता है, 2 लैम्डा आता है। भाई 0 डालेंगे तो 0 लैम्डा, 1 डालेंगे 1 लैम्डा, 2 डालेंगे 2 लैम्डा, 3 डालेंगे 3 लैम्डा, 4 डालेंगे तो 4 लैम्डा। अगर पथांतर इतने का है तो समपोषी वितरण, लेकिन अगर पथांतर 1 डाल रहे हैं तो 2 1 2 में से 1 गया, 1 बचा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। इसमें लैम्डा के गुणज में है और इसमें क्या है? लैम्डा बाई 2 के गुणज में। लैम्डा बाई 2 किसके गुणज में है? 1 3 5 7 विषम संख्याओं के गुणज में होता है। बस यही पर हम पहला वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग एकल झिर्री के कारण प्रकाश के विवर्तन का सूत्र प्राप्त करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।